ये सब हथियार खर्च करने के बजाय अगर आप इस तरह के काम करें, यानी आपको याद है जब मई लास्ट ईयर क्या मारा मारी हुई है, लोग मर रहे थे। अरे मैं खुद अस्पताल, मुश्किल से मुझे अस्पताल मिला, लेकिन एक अफरा तफरी का आलम था तब, और अभी भी है। अभी भी किसी के जू नहीं रेंग रही है कि भाई ये स्कूलों का बंद होना कयामत है। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? एक नस्ल पूरी आप खराब किए दे रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में मौजूद हैं। उनसे हम आज बात करेंगे, बहुत ही अहम इशू है। कल यानी 6 दिसंबर को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस मौके पर 2+2 यानी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों मुल्कों के भी होंगे, उनकी भी मीटिंग अलग से होगी। और इंडिया रशिया समिट, यानी जब दो मुल्कों के सरबराह मिलते हैं तो उसे समिट कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग, तो शिखर सम्मेलन जिसे कहा जाता है, ये भी है। तो बहुत ही अहम है। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ कोरिया, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो दुनिया के लीडर्स उसमें एंगेज नजर आते हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि पुतिन की नई दिल्ली विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अहम विजिट है। आपकी नजर में क्या कुछ है, इसमें क्या होने जा रहा है? इतना बड़ा लीडर जब आएगा हिंदुस्तान, और सिचुएशन दुनिया की जो है आप जानते ही हैं, और आपके सामईन, आपके व्यूअर्स सब जानते हैं, उसमें ये जाहिर है अहम मीटिंग है। हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात पे एक नजर डाली जाए और उसमें इस मीटिंग को, इस विजिट को रखा जाए। पता नहीं कितने लोगों को याद है, यहां जब बुल्गानिन और खुर्शेव की एक विजिट हुई थी, 2 महीने चली थी। यानी उन दिनों में ऐसे आते थे, फिर वो पड़ाव डाल देते थे। 50-60s की बात है। खैर, हमारी आजादी के साथ साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर में 1945 में जब खत्म हुई, कोल्ड वॉर शुरू हो गई, 47 में हम आजाद हुए, तो ये 2 ब्लॉक्स आ गए, एक सोवियत ब्लॉक कॉमिंटान, एक वेस्टर्न ब्लॉक। हम कहाँ जाएं? हमें उस वक्त इत्तेफाक से हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो प्राइम मिनिस्टर तो थे लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर ज्यादा थे, और ये बाकी काम सब बैकरूम बॉयज करते थे। यानी सरदार पटेल और ये लाल बहादुर शास्त्री, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, परशोत्तम दास टंडन, ये लोग पीछे का दरअसल काम करते थे। फॉरेन ऑफिस हमारे पंडित जी को शौक भी था और वो करते थे। उन्होंने एक दायरा बनाया था नॉन अलाइंड का। नॉन अलाइंड का मतलब ये है कि जिसको कि उस जमाने की सरकारें अमेरिका में इमोरल कहती थी। डगलस का कहना था कि नॉन अलाइनमेंट इज इमोरल, यानी ये कि तुम खुल के हमारे साथ आओ, क्योंकि वो तो दुश्मन है, वो तो शैतान है। क्योंकि हम करीब भी थे, जियोग्राफिकली भी करीब थे, हमने एक नॉन अलाइंड की पोजीशन ली, जिसमें कि तमाम अफ्रो एशियन ग्रुप, उस सब की लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। इस हद तक के पाकिस्तान के एक शायर रईस अमरोही, यानी अमरोहे के गए हुए पाकिस्तान में, जहां के वो अमरोहा जहां के कि हमारे कमाल अमरोही, जहां के जॉन एलिया, जहां के सादिकैन, ऐसे पेंटर बड़े बड़े लोग हुए हैं यहाँ पे, तो वही के रईस अमरोही भी थे।
और साहब उन्होंने शेर झाड़ दिया पंडित जी पे। उन दिनों में पाकिस्तान का शायर ऐसे शेर कह सकता था और पाकिस्तान में ये नहीं कहा जाता था कि ये एंटी नेशनल है। यहां भी सूरत हाल वैसी ही थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि साहब कर रहा है आज, जप रहा है आज माला एक हिंदू की अरब। वो क्यों? क्योंकि नासर वगैरह सब इन पंडित जी को बहुत ऊपर रखते थे। जप रहा है आज माला एक हिंदू की अरब, पर हमन ज़ादे में शाने दिलबरी ऐसी तो हो। हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम जिस पर काफिरी ऐसी तो हो। वाह, तो बहुत ही अहम बात है, इसमें बड़ा मैसेज है और आज के जमाने में खास तौर पर लोगों को यानी समझने की जरूरत है। ये बात पंडित जी के बारे में तब थी। और लेकिन हिंदुस्तान का जो मिजाज, जो लीडरशिप थी और जो यहाँ का पूंजीपति था, जो यहाँ की पॉलिटिक्स को चलाता था, उसके पीछे मसलन ये कि किस हद तक चलाता था। अरे भाई, सरदार पटेल ने वी शंकर को अपने सेक्रेटेरिएट में लिया, लेकिन आने से पहले 45 मिनट का इंटरव्यू उनका, वी शंकर का, घनश्याम दास बिरला ने लिया कि भाई ये ठीक है वहां जाने के लिए। ये तो इतने करीब थे हम लोग। तो पंडित जी की फॉरेन पॉलिसी एक तरफ, लेकिन जो पूछे पूंजीपति था उसकी नजर हमेशा एक तरफ रही, वो था वेस्ट। ये एक तजाद शुरू से था। उसके बाद जाहिर है फिर 1971 हुआ, वही हमारी दोस्ती जो उनसे बड़ी, वो एक डील, एक हमने उनसे उन्होंने आके इमदाद की, जिसके बाद की बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बना तो अमेरिका दौड़ा हुआ आया, 6th फ्लीट उसने इसमें बंगाल के पानी में खड़ी कर दी, वगैरह वगैरह। ये होता रहा। हमने असलहे हमारे सब वहीं से आए थे, सोवियत यूनियन से। हमारे असलहे शुरू में सबके सब सोवियत यूनियन से आए थे। 1962 के बाद कुछ गैलब्रेथ वगैरह से पास गए पंडित जी के भाई मदद कीजिए। खत लिखा उन्होंने कैनेडी को कि भाई चीनी आ गए हैं, तो उन्होंने कहा 10,000 अमरीकी फौजी भेजिए, वगैरह वगैरह, और असलहे। लेकिन बुनियादी तौर से असलहे यहीं से आ रहे थे। लेकिन 1990 में जब सोवियत यूनियन गिर गया, और वो हमारी और उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचेव की बहुत ही पर्सनल सी दोस्ती हो गई थी। यहां तक कि गोर्बाचेव साहब ने यह तक ऑफर कर दिया था एम्बेसडर टी.एन. कॉल के जरिए कि क्योंकि यहां आतंक वगैरह फैला हुआ है, तो ये बच्चे जो हैं प्रियंका और राहुल, इनकी हिफाजत के लिए अगर आप चाहें तो मॉस्को में ये रह सकते हैं। यहां तक दोस्ती थी। 1990 आया, एकदम से वो जो पीछे हमारा मिजाज था, दरअसल वो ऐसा एकदम से लर्च करके गिरा अमेरिकियों के ऊपर। ये भी बदल गए। येल्सिन साहब को कोई परवाह नहीं थी हमारी। एक वहां नई सरकार आ गई थी, हमें यह था कि भाई इकोनॉमी भी डूबी हुई थी और कोई चारा था नहीं सिवाय इसके कि उस तरफ चलो। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, अमेरिका से दोस्ती हुई, एक ऐसा लग रहा था कि वही एक कुव्वत है। लेकिन 2008 में वो कुव्वत भी कम होना शुरू हुई, जब लेमन ब्रदर्स का किस्सा हुआ और जब वो घटने लगी। होते 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 इस दुनिया में हम हैं जहां के इस वक्त दो चीजें हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स को डिटरमिन कर रही हैं।
एक है अमेरिका की डिक्लाइन और दूसरी है चीन की राइज। ये दो बेसिक फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब इस बीच में हमारी दोस्ती जो है, हम आदतन अमेरिका के दोस्त हैं और इजराइल के दोस्त हैं। ये दोस्तियां इधर बीच में बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो अब इनके आने का क्या मतलब हुआ? इनके आने के दो मानी हैं। इनके आने के मानी ये कि वो असलहे बेचेंगे, S-400 बेचेंगे। उससे क्या होगा भाई? उनकी इक्तिसादी हालत जो है, उनके उसमें कोई बढ़ोतरी आएगी, हिंदुस्तान इन्वेस्ट करेगा, अच्छी बात है। दूसरा पहलू इसका क्या है? इसका ये है कि हम कुछ अमेरिका से खिंच के, मैं नॉन अलाइनमेंट की तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन अमेरिका से कुछ यानी उनसे कह के हम इधर भी कुछ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, कुछ असलहे भी ले रहे हैं। तो लिहाजा हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का एक एरिया जरा सा खुल रहा है। अमेरिका के इसकी तरफ क्या रवैया है? अमेरिका का रवैया ये है कि तुम ये जरूर करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यानी तुम असलहे लो और उनके रूस को, तुम्हारी इतनी बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए, तो ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक अच्छी बात है। क्यों? कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, उसकी दो, मैंने आपको जो बता दिया, दो आइन है इस वक्त, डिक्लाइनिंग अमेरिका, राइजिंग चाइना। उनकी फॉरेन पॉलिसी में यह है कि ये दोनों, चीन और रूस, इनको सेपरेट करो। ये साथ होंगे तो खेल हमारा कभी ना बनेगा। अब अगर हिंदुस्तान ऐसा दोस्त अमेरिका का रूस के करीब हो जाए और रूस की दिलचस्पी पैदा हो जाए यहाँ की मार्केट में, तो अमेरिका में बहुत से स्ट्रेटेजिस्ट ऐसे हैं जो इसमें एक दरार देखते हैं। ये शायद चीन और उसके बीच में दरार लाने में ये मदद कारगर हो। एक पहलू तो इसका ये है। ये देखिए, आपने दो चीजें अब तक जो बातें कही वो बहुत ही अहम थी। एक तो ये कि जो आपने बताया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका का डिक्लाइन और चीन का राइज जो है वो बहरहाल एक फोकस एरिया है और उस पर डिपेंड कर रहा है बहुत कुछ। लेकिन एक बात सुनते सुनते मुझे दो चीजें याद आई। आपने बताया कि उस वक्त आजादी के बाद में अमेरिका जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट को जो है वो इमोरल कहता था। मुझे इस वक्त याद आया 9/11 के बाद का बुश का स्टेटमेंट। जॉर्ज बुश ने कहा आइदर विद अस और विद देम। तो ये मिजाज अमेरिका का यानी शुरू से है। अब ऐसे वक्त में जब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है भारत का रोल चीन और रूस को जरा अलग करने में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कहीं फिट बैठता हो, क्या अमेरिका इतना कमजोर हो चुका कि अब वो भारत को से इनडायरेक्ट मदद लेकर के, चूंकि S-400 वाला मामला अभी तक सेंसिटिव समझा जाता है, तुर्की के खिलाफ पाबंदियां अमेरिका लगा चुका है, भारत को भी कई बार धमकियां दे चुका है। अब S-400 को लेने की इजाजत अगर भारत को अमेरिका दे रहा है, तो क्या ये अमेरिका की कमजोर होती हुई हालत नहीं नजर आती? इसके दो पहलू हैं। दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि रूस के लिए हमारी मार्केट्स खुले, रूस को हम में दिलचस्पी पैदा। देखिए सिचुएशन है क्या, जो हमारा अजीज तरीन दोस्त है वो घट रहा है, जो हमारा सबसे पक्का दुश्मन है वो बढ़ रहा है। हम वहां हैं। हमारी अमेरिका से दोस्ती है, अमेरिका घट रहा है। हमारी चीन से दुश्मनी है, चीन बढ़ रहा है। अब हम अगर बीच में, अच्छा, और चीन के साथ रूस भी है, इंसेपरेबल है उनके जो डील्स हैं उनमें और ईरान में वो ऐसी हैं कि गोया एक अलग
देखो मेरे नजदीक तो क्वाड वो बना हुआ है, जी जी जिस जी क्वाड जी। के हम हिस्सा हैं, वो तो बहुत कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। इसमें बीच में मैं आपको याद दिलाऊं कि रूस और पाकिस्तान भी काफी नजदीक आने की बात पिछले कुछ वर्षों में रही है। कि इसलिए हो रही है, मैं आ रहा हूं उस पे, कि एक पहलू मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे दोस्त हैं वो कमजोर हो रहे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, तो हमारे दोस्तों को भी जरा बैलेंस करने में अगर हमें इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरे, अगर S-400 हमारे पास होगी तो वो S-400 में किसके खिलाफ इस्तेमाल करनी है? हम हमारा तो हमारे फौज को तो ये बताया जाएगा ना कि भाई चीन के खिलाफ, चीन से इस वक्त कशीदगी है, चीन से कशीदगी बढ़ाने में अमेरिका को भी किसी हद तक, देखिए खेल चलता रहेगा। हाँ हाँ अंदर रियलिटीज ये है कि जंग से हर एक बचेगा, हर एक बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ स्पाइरल अगर कंट्रोल हो गई तो इससे बचेगा कोई नहीं। लिहाजा लेकिन अपनी गिदड़ भपकियां, अपनी पोजीशनिंग, पॉस्चरिंग, वो बहुत जरूरी है इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी बका के लिए। तो ये मसलन आप देख रहे हैं कि जो हो रहा है इसमें ईरान के साथ, हाँ अब ईरान के साथ मामला क्या है? तो वो कह रहे हैं तुम रुक के नहीं मिलते, हम झुक के नहीं मिलते, मालूम यह होता है कुछ तुम भी हो कुछ हम भी। अब वो कह रहे हैं कि देखिए पहले आप सैंक्शन लड़ाइए तब बात होगी। अपने आप को वो मजबूत पा रहे हैं, क्यों सर, मजबूत पा उसमें रहे मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम झुक करके नहीं मिलेंगे। ईरान अमेरिका को कमरे में अंदर नहीं आने देना चाह रहा है। वो एक टेबल पे बैठने की इजाजत नहीं दे रहा है अमेरिका को। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो सुपर पावर अपने आप को समझता है, उसके डिप्लोमेट्स दूसरे होटल में पड़ोस में बैठे हुए हैं, उनको जाकर के यूरोपियंस और चाइनीज बताते हैं कि साहब अब ये बात मान जाओ। तो ये सूरत है जी। अजीब है ना? हाँ आप ही ने बता दिया कि इस सूरत हाल में पुतिन का यहां आना, उसमें एक पहलू और भी है, और वो पहलू मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अहम है। उसके लिए हिंदुस्तान की मजबूती के लिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए और हिंदुस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, वो ये है कि अब आपको उस टेबल पे बिठाया जाए जहां पे कि पोकर हो रहा है अफगानिस्तान का। यानी आप अभी तक तो उससे अलग हट गए थे, उस अलगाव को दूर करके आपको उसी राउंड टेबल पे बिठाया जाए जहां पे कि पत्ते फेंटे जा रहे हैं और बांटे जा रहे हैं, आपको भी पत्ते बांटे जाएं। पत्ते अगर आपको बांटे गए तो आप अफगानिस्तान को एक दंगल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दंगल का गोया एक अरीना तो नहीं बना सकते, एक रेसलिंग मैच तो वहां नहीं होगा। अगर आपके पत्ते बटे तो आप कम से कम कायदे की बात तो करेंगे। देखिए आज भी खबर आई है कि बसें जाएंगी पाकिस्तान के थ्रू, तो और ये इलेक्शन हिंदुस्तान के इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी सरकार ने एक टफ लाइन ले ली है फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, ताकि उसमें वो समझते हैं कि उनको इंटरनल कंसोलिडेशन में उनकी छवि यही है। लिहाजा उस छवि को, वो उस इमेज को वो डाइल्यूट अभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आप यकीन रखिए, चाहे आप कल परसों नरसों खबरें बदल जाएं, खबरें बदलेंगी, ऐसा लगेगा मैं गलत हूं, लेकिन ये ऐसे ही बदलेंगी, क्योंकि इवेंचुअली कोई दूसरा चारा नहीं है। लिहाजा इस वक्त पुतिन साहब का यहाँ आना अफगानिस्तान के पसे मंजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें किस तरीके से हम आए आगे कि हमारा तनाव और तालिबान से रिश्ता हमारा क्या हो, पाकिस्तान से रिश्ता क्या हो, चीन से रिश्ता क्या हो, ईरान से क्या हो, तुर्कमेनिस्तान से क्या हो, उज्बेकिस्तान, ये पूरा खित्ता जो है, जो हमारे करीब है, जो हमारे दोस्त हैं, वो तो बहुत दूर है भाई। समझे? हमने माना
कि हवाई जहाज से बहुत जल्दी आ सकती हैं चीजें, हमने माना कि मिसाइल वहां से यहां आ सकते हैं, लेकिन अब तो हाइड्रो यानी वो मिसाइल सिस्टम है जो कि अब स्पेस से, वहां से तो आप जाके जिधर चाहिए छिड़क दीजिए न्यूक्लियर वेपन। तो एक अजीब और गरीब दुनिया में हम आ गए हैं, लिहाजा हमको जरा सा बदलना पड़ेगा। देखिए एक बात लोग भूल जाते हैं, जरा सी पॉलिटिकल चेंज एक रीजन में होता है, जोग्राफिया बदल जाता है। मैं कई दफे आपसे कह चुका हूं कि 1971 तक हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान को कहां कहां न्यूट्रलाइज करते रहो, हर जगह। 1971 में बांग्लादेश बन गया, पूरा जोग्राफिया बदल गया यहाँ का। इंडिया बिकेम ए बिग कंट्री सराउंडेड बाय स्मॉल नेशंस। हिंदुस्तान, भारत एक बड़ा नेशन बन गया, और जब छोटे नेशंस हैं वो बैलेंस ऑफ पावर करेंगे। और इरशाद वहां के फौज के आदमी थे बांग्लादेश के, उनके दिमाग में आई, लोगों से मिले कि भाई इसको निपटने के लिए क्या करें, तो भाई चीन है। तो हर एक ने एक चीन का एंगल दिखाना शुरू किया। उस चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर चीन गए। तो ये इंटरकनेक्शन जो फॉरेन अफेयर्स के हैं, ये बड़े मजे के और दिलचस्प हैं। पुतिन साहब की विजिट बहुत अहम है, इसमें नतीजा आप देखेंगे, इसमें तय होगा पहले ही से कि एक स्टेटमेंट होगा। अब वो स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें वो क्या निकलेगा। मेरे ख्याल में ये तो टेररिज्म के खिलाफ बात होगी यकीनन, क्योंकि वो भी टेररिज्म से डरे हुए हैं और हमारा एक मुद्दा है ये टेररिज्म। तो टेररिज्म में बात होगी, इक्तिसादी एक्सचेंजेस पे बात होगी, मिलिट्री हार्डवेयर पे बात होगी, स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक की बात होगी, और ये तो सब बातें करना ही है। अहम बात जो होगी वो होगी अफगानिस्तान। अच्छा नकवी साहब, हम जब भी आपसे बात करते हैं बहुत से तजुर्बात की रोशनी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी काफी पसंद करते हैं आपकी बातों को। और मैं कभी कभी जिस टॉपिक से हम बात शुरू करते हैं उससे जरा हट करके भी कुछ और भी आपसे मालूम कर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो गुफ्तगू है हमारे यहाँ। हाँ, तो आपकी इस बातचीत में एक जो S-400 का जो आपने जिक्र किया, उसमें रूस की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, उस बीच में वो हथियार बेच सकेगा, तकरीबन उस तरह की बात आपने कही। मुझे इसमें एक बात और याद आ रही, जब सऊदी अरब के जर्नलिस्ट को का कत्ल किया गया, जमाल खाशोगी का, इस्तांबुल में, उसके बाद ट्रंप पर दबाव था कांग्रेस का कि वो सऊदी अरब से ताल्लुकात खत्म करे और जो बड़ी एक डील हथियारों की थी वो कैंसिल करे। तो ट्रंप एक बात कहते थे कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसका फायदा जो है वो चीन और रूस को चला जाएगा, हमें क्या फायदा है, हम क्यों छोड़ें, वो तो हमारा शहरी भी नहीं था, और ये तो कारोबार का काम है, ये कारोबार चला जाएगा चीन और रूस पे, उसे फायदा होगा। यानी वो भी अपने यहां जॉब जनरेशन की बात करते थे कि हम हथियार बेचेंगे तो हमारे यहां रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। आपकी इस बात से और ट्रंप के उस वाकये से बहुत सी और चीजें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन नजर आई वो ये कि इन बड़ी ताकतों की इकोनॉमी में हथियारों का कारोबार बहुत ही अहम है। ऐसे वक्त में जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भूखमरी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, शहरों में आप जाइए वहां की मेंटेनेंस कमजोर हो रही है, इकोनॉमीज तहस नहस हो रही हैं, तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी आप नाम लें या जो भी वेस्टर्न मुल्क लें, क्या उन लोगों की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, उनके कॉफर्स भरने के लिए, इन गरीबों के पेट से रोटी ऐसी छिनती रहेगी? क्या कुछ है ये तमाशा क्या है? देखिए, तमाशा सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका आपके सामने ही है। अफगानिस्तान की बात मैं कर रहा हूं कि 20 साल अमेरिका की तकरीबन हुकूमत रही इनडायरेक्ट। अमेरिका छाया हुआ था अफगानिस्तान पे, और 20 साल कम
खत्म नहीं होते। और जी। 20 साल के बाद जब वहां से निकला है तो मुझे बताया जा रहा है कि 23 मिलियन लोग भूखमरी में हैं। ये साहब कहाँ की सुपर पावर, ये कौन सी इकोनॉमिक पावर, ये क्या इसमें कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी ह्यूमनिज्म, क्या ह्यूमैनिटी, यानी और इसके बात नहीं होती। मुझे हैरत है भाई, मैं तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मुझे मेरे वहां दोस्त हैं, मुझे कोई बैर नहीं है, लेकिन मुझे हैरत होती है खामोशी पे कि ये मुल्क 20 साल वहां रहे और वहां इस हाल की भुखमरी हो रही हो, इसका कोई तस्करा नहीं करता। अजीब और गरीब मुझे तो मार का नजर आता है ये कि यार कुछ तो दिया होता। अच्छा, और दूसरे वो जो 3 लाख सोल्जर्स थे वो कमबख्त कहाँ गए, वो कहाँ? अच्छा साहब, माना कि वो अब तालिबान की फौज में है और असलहे जो ले गए थे, जो लेके वो तालिबान के हाथ में आ गए हैं, फिर और सवाल उठते हैं कि क्या कोई पहले से ये कही बनी थी? ये सब ये तो शक और शुबे इसमें मुझे याद आता है इराक वॉर के फौरन बाद जो वहां की फौज बिल्कुल गायब हुई और कहीं नजर नहीं आई, तो तकरीबन इसमें सिमिलैरिटी लगती है। 2003 में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरी और अमेरिकन वहां पहुंचे तो वहां बिल्कुल सब कुछ जीरो हो गया, कहीं आमने सामने से कहीं कोई टक्कर होती हुई नजर नहीं आई। तो खैर, मैं उसी बात पे वापस आना चाहता हूं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज ये कब तक बेवकूफ बन के हथियार खरीदते रहें और उन नाम निहाद या असली या नकली सुपर पावर्स की इकोनॉमी चलाते रहें। है। अब ये तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारी दुश्मनी चीन से है, हमारी फौजों का प्रेशर है कि हमारे पास ये हथियार होना चाहिए। अब ये ईमानदारी की बात तो ये है कि जंग करना नहीं है और जंग करना चाहिए नहीं, बल्कि बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि यही सब ये जब अगर हमारे इकोनॉमी पे खर्च हो, अरे साहब उस वैक्सीन पे खर्च हो जिसकी कमी की वजह से बच्चे हमारे स्कूल में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे साहब? या क़यामत, आपको मालूम अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी ट्रेजेडी से हम लोग गुजर रहे हैं। यानी इस मुल्क, दुनिया में भी यही हो रहा है, लेकिन अभी अपनी तरफ फोकस रखें। 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए, यानी वो ये तमाशा देख रहे हैं टैबलेट के ऊपर। ये क्या है? अरे भाई, उनको जैब दीजिए, उनको वैक्सीन दीजिए और वैक्सीन देके उनसे कहिए कि भाई स्कूल जाओ, क्योंकि वैक्सीन के बाद तो सुना ये है कि लोग बच जाते हैं, नहीं तो भाई बूस्टर दीजिए। ये सब हथियार खर्च करने के बजाय अगर आप इस तरह के काम करें, यानी आपको याद है जब मई लास्ट ईयर क्या मारा मारी हुई है, लोग मर रहे थे। अरे मैं खुद अस्पताल, मुश्किल से मुझे अस्पताल मिला, लेकिन एक अफरा तफरी का आलम था तब, और अभी भी है। अभी भी किसी के जू नहीं रेंग रही है कि भाई ये स्कूलों का बंद होना क़यामत है। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? एक नस्ल पूरी आप खराब किए दे रहे हैं। और भाई मैं जानता नहीं हूं, मैं बहुत ही इस मामले में बल्कि अनइन्फॉर्म्ड आदमी हूं, मुझे इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल एक ले पर्सन की तरह ये पूछ रहा हूं भाई कि अगर इंजेक्शन से, मैंने साहब 2 इंजेक्शन लगाए हुए हैं, 2 वैक्सीन लगी हुई है मेरी, मुझे कोविड बहुत लंबा चौड़ा हो भी चुका है। अब ये जो मैं सुन रहा हूं कि साहब ये एक नया आया हुआ है कि साहब एक क़यामत, एक हफ्ते से वो तूम तड़ाक है चारों तरफ। मालूम हुआ खोदा पहाड़ तो बेंगलोर में एक साहब पकड़े गए जो कि मरे नहीं, जो कि हयात हैं। साहब ये क्या नाटक है, ये हमको समझाया जाए। ये अब इसके पीछे क्या क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मैं इतना जानता हूं कि इसमें पैसा लगाइए, हथियार न खरीदिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। हम आपसे आपके तजर्बात से बहुत कुछ सीखते हैं और मैं कुछ ऐसी चीजें भी जरूर आपसे मालूम कर लेता हूं ताकि आपके तजर्बात से हमें फायदा हो, हमारे व्यूवर्स को। और पुतिन की विजिट को आपने काफी इंपॉर्टेंट बताया और साथ साथ ये बताया कि एक दोस्त की कमजोर होने और दुश्मन के मजबूत होने के बीच में हम खड़े हैं। और अगर अमेरिका हमें रूस और चीन को के बीच में कहीं कोई रिफ्ट पैदा करने में, इख्तलाफ पैदा करने में अगर हम काम आ जाएं तो भी कोई बुरा नहीं है। और आपने जिस तरह से फॉरेन पॉलिसीज को चेंज होते हुए देखा है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी एक मुल्क के वाकये से एक तरह से ज्योग्राफियाई मतलब वो हालत बदल जाती है और मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी को बदलना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम बातें हैं जो हमें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।